हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3 का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। पिछले लेक्चर में हमने देखा था आवेश घनत्व के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। दोस्तों, ये कूलाम का नियम जो होता है वो दो आवेशों के बीच बल ज्ञात करने के लिए लगता है। कूलाम का नियम। अब कूलाम की परिभाषा की अगर बात करें हम, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल जो होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी बात को हम अगर लिखें तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसकी टेक्निकली बात करें तो मान लीजिए कोई भी आवेश, जैसे 2+ आवेश है, इसको हम r दूरी पर रखें तो मान लीजिए इसको हम r दूरी पर रखते हैं तो इनके बीच आपस में एक प्रतिकर्षण का बल लगेगा। मान लीजिए ये Q2 आवेश है और ये Q1 आवेश है। Q2 पर जो बल लगेगा Q1 के कारण F लगेगा 2 पर 1 के कारण, और Q1 पर बल लगेगा 1 पर आवेश 2 के कारण। तो हम इसको लिख सकते हैं, कूलाम बल को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, F = हो जाएगा, F जो होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 के और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि r² के व्युत्क्रमानुपाती। ये समीकरण 2 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अब हम सभी जानते हैं अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं और यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे K। F = हो जाएगा K Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे K क्या है? K एक नियतांक है जिसको हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जहाँ K एक नियतांक है और इस नियतांक की वैल्यू होती है 1/4πε0। K की वैल्यू हो जाती है 1/4πε0। इसकी वैल्यू जो होती है दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हम इसमें आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। यहाँ पे अगर हम
के का अगर यूनिट निकालें तो आर को हम इधर ले जाएंगे और Q1 Q2 को इधर लाएंगे, तो एफ का जो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। आर इसमें हमारा दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, और क्यू आवेश है, इसमें आवेश का मात्रक हम कूलाम लेते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, के को अगर मात्रक में लिखें हम तो न्यूटन, और यहाँ पे दूरी का वर्ग है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो हम इसका मात्रक यहाँ से लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये तो बात हो गई हमारा कूलाम का नियम क्या है। अब दोस्तों इसमें आया है एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं एप्सिलॉन नॉट इसमें क्या है। एप्सिलॉन नॉट को हम विद्युतशीलता कहते हैं। अब विद्युतशीलता कई प्रकार के होते हैं, उसको हम आगे देखेंगे कि कितने प्रकार के ये होते हैं। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं ये, इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता, ये हो गई हमारी निर्वात की विद्युतशीलता। ये तो हो गई बात दोस्तों कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम क्या है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। यह मेनली क्या होता है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। दो आवेशों, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखे तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, इसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। इसकी हमने परिभाषा भी देख लिया और इसके क्या क्या प्रूफ होते हैं उसको भी हमने देख लिया। अब हम आगे बात करेंगे विद्युतशीलता के बारे में कि दोस्तों विद्युतशीलता कितने प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे विद्युतशीलता के बारे में। दोस्तों विद्युतशीलता जो हमारी होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहला होता है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको हम पर्यावरण में या वातावरण में शुद्ध रूप से ले सकते हैं, उसमें कोई भी माध्यम न मिला हो, जैसे हम वायु में लेते हैं, उसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। दूसरा हमारा होता है माध्यम की विद्युतशीलता। पहले हम देखते हैं टॉपिक अपना विद्युतशीलता। विद्युतशीलता दोस्तों हमारा होता है तीन प्रकार का। पहला होता है निर्वात की विद्युतशीलता, दूसरा होता है हमारा माध्यम की विद्युतशीलता, और तीसरा होता है हमारा पदार्थ के सापेक्ष आपेक्षिक विद्युतशीलता। पहला हमारा हो जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता। दोस्तों हम इसको लेते हैं एप्सिलॉन नॉट से, इसको हम एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 8.85 गुणे 10⁻⁻12। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ पे अगर हम कूलाम के नियम से अगर निकालें इसको, F = हो जाता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, के की वैल्यू ना लेकर हम इस तरह लिखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का अगर मात्रक निकालें तो एप्सिलॉन नॉट = हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम स्क्वायर, Q1 Q2 को मिलाकर कूलाम स्क्वायर, और बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन, और R का जो मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी मात्रक हो गई दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं हमारा जो दूसरा होता है, दूसरा हमारा होता है माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता को हम दोस्तों एप्सिलॉन से प्रकट करते हैं।
दूसरा हमारा होता है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। दूसरे विद्युतशीलता की अगर बात करें तो दूसरा हमारा होता है माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता को दोस्तों हम एप्सिलॉन से प्रकट करते हैं। इसको हम एप्सिलॉन लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन नॉट, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर अगर देखें तो इसमें एप्सिलॉन आर क्या है, तो एप्सिलॉन आर जो होता है पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। ठीक, इसको हम आगे भी देखेंगे। तो इसलिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब दोस्तों हम आगे बात करें, तीसरा हमारा है पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता। पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता को दोस्तों हम पैरावैद्युतांक भी कहते हैं, क्योंकि ये माध्यम में ले जाता है और माध्यम के सापेक्ष जो होता है उसको हम पैरावैद्युतांक भी बोलते हैं। इसलिए हम यहां पे लिख लेंगे या पैरावैद्युतांक। इसको हम किससे प्रकट करते हैं? पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन आर से लिखते हैं और पैरावैद्युतांक को हम के से लिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो के है वो यहाँ पे जो हम पढ़े थे के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो के है इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। इसको हम कहीं कहीं के डी भी लिखते हैं, के डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और कहीं कहीं के भी लिखते हैं। तो इसमें और इसमें दोस्तों अंतर है। सवालों में अगर आएगा तो हम आपको वहां पे बता देंगे कि इसमें कौन सा है, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। तो दोस्तों ये हो गई बात निर्वात की विद्युतशीलता की, माध्यम की विद्युतशीलता की और पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता की। अब पदार्थ की विद्युत, अब इन तीनों में एक संबंध भी होता है, तो हम देखते हैं इन तीनों में क्या संबंध है। पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि ई आर इज इक्वल टू होता है निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट, पदार्थ की विद्युत माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर जो होती है इसको हम माध्यम की विद्युतशीलता भी लिख सकते हैं और पदार्थ की विद्युतशीलता भी लिख सकते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं पदार्थ की विद्युतशीलता और बटे में निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, अब हम यहां पे दोस्तों एप्सिलॉन आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? के डी या के लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम के भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह लिखें तो के इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसमें अगर हम इस तरह लिखें एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक, इसमें हम इस प्रकार लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं माध्यम के साथ विद्युतशीलता की। मान लीजिए भी कोई भी आवेश है, उसको हम अगर माध्यम में लेते हैं किसी भी, मान लीजिए 2+ का आवेश है, इसको हम किसी माध्यम में लेते हैं, ठीक, माध्यम में लेने पर इसका जो कूलाम बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 9 होकर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओनली एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता।
हम यहाँ पे निर्वात न लेकर क्या ले रहे हैं, माध्यम ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपसाइलन हो जाएगा ओनली। और आवेश को हम @ इसी तरह लिख देंगे Q2 और Q1। तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 बटे में इसकी दूरी जो है R है इनके बीच की, तो हम यहाँ पे R ले लेंगे। अब हम यहाँ पे दोस्तों अपसाइलन को अगर हटाना चाहें, इनके पदों में लिखना चाहें, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं F = हो जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू K Q1 Q2 बाई R²। अब हम यहाँ पे दोस्तों K की जगह क्या लिख सकते हैं, K की जगह हम εr भी लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं F = हो जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू εr Q1 Q2 बटे में R²। ये तो बात हो गई माध्यम के सापेक्ष वैद्युतशीलता की। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। इस प्रकार हम वैद्युतशीलता को डिफाइन करते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। दोस्तों हमने देख लिया कूलाम का नियम क्या है और वैद्युतशीलता क्या है। अब हम चलते हैं आगे देखने कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों कूलाम बल का सदिश रूप। हमारा टॉपिक है अगला कूलाम बल का सदिश रूप। कूलाम बल के सदिश रूप में हम मान लीजिए कोई भी एक अक्ष लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं x और y अक्ष। ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y अक्ष हो जाएगा और ये हमारा x अक्ष हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दो आवेश को अगर लें, मान लीजिए किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए हम यहाँ पे Q1 ले रहे हैं प्लस का, और हम यहाँ पे एक बिंदु आवेश Q2 लेते हैं प्लस का। अब इनका जो होता है स्थिति सदिश, मान लेते हैं Q1 का स्थिति सदिश R1 वेक्टर और Q2 का स्थिति सदिश R2 वेक्टर हो जाएगा। और इन दोनों को मिलाने वाली जो बीच की रेखा है उसका सदिश हम मान लेते हैं R वेक्टर मान लेते हैं। इसकी दिशा हम इधर लेंगे, इसकी दिशा हम इधर लेंगे, ठीक। इसकी हम दिशा मान लेते हैं R वेक्टर। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखें Q1 Q2 है, तो जो Q2 पर बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, किसके कारण, 2 पर 1 के कारण। और Q1 पर जो बल लगेगा, Q1 पर बल लगेगा F1 पर 2 के कारण। अब दोस्तों इसमें जो इसका परिमाण होता है, परिमाण तो बराबर होता है लेकिन इसमें दिशा अलग अलग होती है। अब F12 और F21 का जो परिमाण होता है वो बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं F12 का परिमाण और F21 का परिमाण, ये दोनों बराबर होता है, लेकिन इनकी जो सदिश होती है वो बराबर नहीं होती। मान लीजिए F12 है तो इसके विपरीत हो जाएगा, दिशा पलट देंगे। मान तो वही रहेगा, परिमाण समान रहेगा लेकिन दिशा अलग हो जाएगी, तो हम इसको नेगेटिव करके F21 लिख देंगे। यही इन दोनों में बस अंतर होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे दूरी जो ले रहे हैं उसको R वेक्टर मान ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसमें दूरी ले रहे हैं, उसको हम यहाँ पे हमारी दूरी है उसको R वेक्टर के परिमाण के बराबर मानते हैं,
ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम दूरी, आवेशों के बीच की दूरी को क्या माने हैं, आर वेक्टर माने हैं। तो हमारा जो कूलाम बल होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम निर्वात के लिए ले रहे हैं इसलिए एप्सिलॉन नॉट लेंगे यहाँ पर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट K भी लिख दे रहे हैं, K Q1 Q2। अब हम इसका परिमाण क्या लिए हैं, दिशा दूरी क्या ली है, दूरी आर वेक्टर लिए हैं, तो आर वेक्टर का स्क्वायर, ये हो जाएगा F का वैल्यू। अब दोस्तों हम यहाँ पे बल की दिशा के लिए देखें, हम मान लीजिए F21 के लिए ले रहे हैं हम लोग, तो F21 की दिशा क्या है, आर वेक्टर की दिशा में F21 है। तो हम यहाँ पे अगर एक चीज लिखें, यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं बल की दिशा, बल की दिशा। अब बल की दिशा किस दिशा में लेंगे, हम बल की दिशा हम आर वेक्टर की दिशा में ही लेंगे। बल की दिशा के लिए दिशा आर वेक्टर की दिशा में लेंगे। अब दोस्तों बल की दिशा के लिए हम ये भी लेते हैं, आर वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश लेते हैं। बल की दिशा के लिए आर वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश लेंगे। इकाई सदिश क्यों लेंगे दोस्तों, मान लीजिए कोई भी मैग्नीट्यूड है, अगर हम उसमें उसका अगर सदिश रूप निकालें, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे लिखें, मान लीजिए यहाँ पे हम बताते हैं इसको, मान लीजिए कोई भी मैग्नीट्यूड है, अगर हम इसमें मैग्नीट्यूड में अगर हम यूनिट वेक्टर से गुणा करें, इसका इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए मैग्नीट्यूड में अगर हम यूनिट वेक्टर से गुणा करें, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1 इंटू डायरेक्शन। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक होता है और उसमें डायरेक्शन होता है, उसको हम इकाई सदिश कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड इंटू, अब यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख देंगे, 1 इंटू डायरेक्शन। ठीक, अब हम मैग्नीट्यूड में 1 का गुणा करें, तो 1 का गुणा करेंगे हम मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड ही हो जाएगा मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन ही तो सदिश होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको सदिश इस तरह हम ज्ञात कर लेंगे, सदिश यानी कि हमारा वेक्टर। इस प्रकार दोस्तों हम वेक्टर को ज्ञात करते हैं। कोई भी मैग्नीट्यूड दिया है तो उसमें हम यूनिट वेक्टर से गुणा कर देते हैं, और यूनिट वेक्टर से गुणा करने पर हमें, अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है 1 इंटू डायरेक्शन, 1 इंटू डायरेक्शन, अब 1 में मैग्नीट्यूड का गुणा कर देंगे तो मैग्नीट्यूड बचेगा। अब मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर ही होता है। इस प्रकार हम सदिश को ज्ञात कर लेते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे बल की अगर बात करें तो इसका सदिश रूप ज्ञात करने के लिए तो हम अगले पन्ने पर इसको देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटाते हैं। बल क्या था हमारा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे
आर वेक्टर का वर्ग। अब दोस्तों हम यहाँ पे एफ ज्ञात करने के लिए क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर लेंगे हम, यूनिट वेक्टर। जिस प्रकार हमने यहाँ पे लिया था मैग्नीट्यूड के साथ अगर इसका सदिश ज्ञात करना हो तो यूनिट वेक्टर से गुणा किया था, उसी प्रकार हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर लेंगे। अब मैग्नीट्यूड क्या है इसका, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर का वर्ग। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है दोस्तों वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर जो होता है हमारा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको, यूनिट वेक्टर होता है हमारा यानी कि इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमारा होता है मैग्नीट्यूड नहीं वेक्टर वेक्टर बटे में मैग्नीट्यूड। ठीक, ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। तो हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर को अगर लिखें तो यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब वेक्टर क्या है, वेक्टर हमारा आर वेक्टर हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का परिमाण। ठीक, इस प्रकार हम दोस्तों अगर इसको और सॉल्व करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बाई, अब हम यहाँ में इन दोनों को ले लेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा और इंटू आर वेक्टर। इसका जो मात्रक होता है बल का न्यूटन होता है, इसलिए हम यहाँ पे न्यूटन भी ले लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम कूलाम के सदिश रूप को ज्ञात कर लेते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे दोस्तों देखें, मान लीजिए यहाँ पे हमारा आर वेक्टर न देकर हमारा इनका स्थिति सदिश दिया हो तो हम कैसे इसका कूलाम बल के सदिश रूप की चर्चा कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखें, मान लीजिए कि यहाँ से चलते 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 यहाँ पे हम आएंगे तो इसकी जो कुल दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी, कुल परिणाम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर हम सदिश को एक ही दिशा में लें, मान लीजिए इस दिशा में लेते हैं तो R2 सदिश, अब हम इधर चलेंगे तो दिशा पलट जाएगी, दिशा पलट जाएगी तो हम क्या ले लेंगे, इसमें माइनस ले लेंगे। अब हम यहाँ पे इधर आएंगे तो इधर आने पर दिशा क्या है, उल्टा है, इसमें भी माइनस ले लेंगे और इसका परिणाम क्या है, परिणाम ही इसका शून्य है, तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब हम यहाँ पे आर वेक्टर अगर ज्ञात करें तो आर वेक्टर हम ज्ञात कर सकते हैं इसमें R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इस प्रकार हम आर वेक्टर को R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पे चेंज करके लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे अगर चेंज करके लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ आर क्यूब, और हम यहाँ पे इसको मॉड ऑफ आर क्यूब ना लेकर क्या लेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, और इनटू में R वेक्टर की जगह हम लिख लेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इस प्रकार से दोस्तों हम स्थिति सदिश के रूप में इसको लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसको हमने एकदम डिटेल में देख लिया कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है वो आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है।
अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा गुरुत्वाकर्षण बल तथा विद्युत बल में क्या क्या असमानता होती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ आपको मैं दे दूंगा, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा विद्युत बल में क्या क्या असमानता होती है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि कूलाम बल जो होता है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। इसको अगर हम देखें तो गुरुत्वाकर्षण कूलाम बल क्या होता है, कूलाम बल की अगर हम बात करें, कूलाम बल इज इक्वल टू होता है F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है Fe और F ग्रेविटेशनल Fg, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ये होता है हमारा कूलाम बल। अब जो कूलाम बल होता है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों के लिए लग सकता है, लेकिन हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल आकर्षण के लिए लगता है, प्रतिकर्षण के लिए ये काम नहीं करता है। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार, ये केवल ये आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों के लिए लग सकता है, प्रतिकर्षण। ठीक, हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल आकर्षण के लिए लगता है। ये तो हमारे हो गई पहले पॉइंट की। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट हमारा कहता है गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, जबकि स्थिर विद्युत बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। हमने आपको बताया है कि माध्यम के लिए हम अगर विद्युतशीलता निकालते हैं तो एप्सिलॉन हो जाती है, और निर्वात के लिए निकालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। इस प्रकार माध्यम आने पर इसकी जो कूलाम बल का जो वैल्यू होता है स्थिर विद्युत बल, वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। मान लीजिए हम कोई भी आवेश लेते हैं Q1, ठीक, बिंदु आवेश लेते हैं Q1, और एक हम दूसरा आवेश लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं प्लस का Q1 और प्लस का Q2। ठीक, अगर इनके बीच कोई भी माध्यम भर देते हैं, मान लीजिए माध्यम भरने पर क्या हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल यानी कि कूलाम बल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पहले मान लीजिए निर्वात है, तो निर्वात के लिए हम क्या लेते हैं F इज इक्वल टू K, नहीं K की वैल्यू में नहीं लेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर हम यहाँ पे माध्यम ले लेते हैं, हम यहाँ पे इसको निर्वात के लिए लेते हैं, निर्वात के लिए अगर हम माध्यम लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा ओनली। और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने बताया आपको, एप्सिलॉन नॉट इंटू के या एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये माध्यम के सापेक्ष क्या हो गया, हम बदल गया, लेकिन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है माध्यम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम मान लीजिए कहीं भी ले लें, उसको पानी में ले लें, हवा में ले लें, कहीं भी ले लें, किसी बंद आकृति में ले लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, F का मान जो होता है Fg वो G m1 m2 बाई आर। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, Fe जो हमारा माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। माध्यम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, हम लिख लेंगे यहाँ पर बदल जाएगा। लेकिन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है Fg वो क्या होता है,
Gm1m2/r²। ये किसी भी माध्यम में हम ले लें, ये बदलता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ये तो बात होगी हमारी दोस्तों दूसरे पॉइंट की कि क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी माध्यम ले लें हम, जैसे पानी ले लें, हवा ले लें, किसी बंद आकृति ले लें, निर्वात ले लें, कुछ भी ले लें, वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, एक समान रहता है, बदलता नहीं है। जबकि स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो बदल जाता है माध्यम के सापेक्ष। ठीक, अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें। तीसरा पॉइंट हम देखें तो तीसरा पॉइंट हमारा इसमें है, गुरुत्वाकर्षण बल की सामर्थ्य स्थिर विद्युत बल की सामर्थ्य से कम होती है, लेकिन परास ज़्यादा होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, Fe यानी कि स्थिर वैद्युत बल और Fg गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों में Fe का जो मान होता है, मतलब इसका जो पावर होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण क्षमता जो होती है वो अधिक होता है, लेकिन ये अधिक दूरी के लिए नहीं लग सकता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका परास ज़्यादा होता है, यानी कि वो अधिक दूरी तक लग सकता है। इसको हम अगर यहाँ पे लिखें, Fg का जो वैल्यू होता है Fe का, वो Fg से ज़्यादा होता है, लेकिन Fg होता है वो अधिक दूरी के लिए लग सकता है। यानी इसका परास जो होता है वो अधिक होता है, इसको हम अधिक दूरी तक लगा सकते हैं, लेकिन स्थिर वैद्युत बल को हम अधिक दूरी तक नहीं लगा सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारी गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल में असमानता क्या है। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों हमारा अगले लेक्चर में। आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।